हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं द हिंदू की अपनी क्लास में। अग्रिम और दोनों चैनलों पर ये क्लास जाती है यहाँ पर। तो आज अब आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर चल नहीं पा रही, थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया है। और अगर हम रिकॉर्डिंग भी सुबह करें तब भी वो टाइम से आ नहीं पाएगी, क्योंकि लाइव आने जब जितना टाइम लाइव आने में लगता है उतना ही टाइम रिकॉर्डिंग के बाद फिर उसको अपलोड करने में। तो इस वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है और थोड़ा सा आप सब इसको एडजस्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। धीरे धीरे जैसे ही सही हो जाता है, लेकिन कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने एक दूसरी टीम बनाई है और आप कल देखेंगे कि कोशिश पूरी है कि मतलब इसी अग्रिम पर ही सुबह फिर से उसी टाइम पर, यानी अपने टाइम पर मैं आना स्टार्ट कर दूंगा। और क्योंकि ठीक है, जब लेट होता है तो मुझे भी पूरा डिस्टर्ब ही हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कल से सुबह आप लोग वही 8:30 से 9 के बीच में एक बार चेक करिएगा ज़रूर, ठीक है ना? कल से सुबह और अग्रिम पर ही चल पाएगा। चूँकि चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इनोवेशन किंगडम द हिंदू। आज 30th का भी शामिल है, मैं पहले बता दूं। कल का भी शामिल है और आज का भी शामिल। कल जो रह गया था वो मैंने दोनों शामिल किया है, तो क्लास लंबी चल जाएगी, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो वैकल्पिक विषय इसमें से आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस, यानी जो कि ये कल का लगा हुआ, आज का इंडियन एक्सप्रेस का कुछ खास मुझे दिखा नहीं। और ये जो कल का था ये मैंने कल करा ही दिया था। तो क्योंकि आज इसमें 30 का भी 31 का भी, इसलिए ये लगा रह गया है। आज के एडिटोरियल 7 हैं जिसमें से 3 बहुत बढ़िया हैं। अंदर ही चल के बातचीत करते हैं कौन कौन से हैं। ये न्यूज़ हैं जो बहुत बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसर झील विकास योजना कहाँ चल रही है? जम्मू में। तो ये एक पीआईबी की न्यूज़ है छोटी सी। अनअकैडमी पर जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे साथ। और हमारे पास 2 है, यानी अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं और जो 2021 में देखिए कर रहे हैं, वो ये मान के चलें कि ऑफलाइन कहीं ना कहीं अभी बहुत वीक रहेगा और ऑनलाइन बेस्ट है ऑप्शन। तो आप हमारे साथ यानी अनअकैडमी पे कनेक्ट हो सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें 2 साल की फीस 64,800 है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, इसी में आना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, 1 साल का अगर आप देखेंगे तो केवल 32,400 रुपये आपका पड़ता है। तो ये सबसे बेनिफिशियल, आप मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा धीमे बोलूँगा क्योंकि मुझे स्टमक एक है, यानी कि पेट में दर्द है, तो बहुत तेज़ मैं नहीं बोल पाऊँगा। और उसके बाद एक दूसरा हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें अनअकैडमी की तरफ से एक पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। बाकी सब कुछ सेम प्लस के जैसा ही है और उसकी फीस विद इसके लाइफ कोड 89,100 है 2 साल की। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हिंदी लिटरेचर में, और मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हिस्ट्री में, लेकिन अभी नहीं। हिस्ट्री 1 जैन से यानी न्यू ईयर में मैं शुरू करूँगा 1 जैन से। और ये दोनों ही मेरे रेगुलर चलेंगे, ऐसा नहीं, ये भी रेगुलर ही चलेगा, न्यू बैच स्टार्ट होगा। और हिस्ट्री यानी बाइलिंगुअल मैं कराऊंगा, बाइलिंगुअल ये फाइनल हो चुका है। बाइलिंगुअल जो 1 जैन से चलेगा और फीस आपके सामने बहुत कम है। और ये इसके लाइव कोड के तहत आएंगे तो मेरा फार्मूला है 5, यानी 5 फिंगर जो मैं बोलता हूँ। जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, ऑप्शनल एथिक्स ए से 3, 4th हो गया द हिंदू, और 5th हो गया आपका, 5वां हो गया प्रीलिम्स। ज़बरदस्त प्रीलिम्स की तैयारी करनी, जिससे कि प्रीलिम्स हमारा रुके ना। तो चलिए पहली न्यूज़ आ गई, मानसर झील विकास योजना, ये आपके सामने, ठीक है ना? तो जम्मू में ये जो है प्रारंभ हो गई है। ये पीआईबी की न्यूज़ है, क्लियर है। और 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये पूरी हुई है, ठीक है ना? इससे क्या होगा, जो क्षेत्र में पर्यटन है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा और पर्यटन विकास का प्रेरक होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी पर्यटन फिर रोजगार। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन, रोजगार और उसके माध्यम से विकास की दृष्टि से मानसर झील विकास योजना महत्वपूर्ण है। अब देखिए 30 नवंबर का जो एडिटोरियल रुक गया था, क्लियर द फॉग, ड्रॉप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी, बहुत बढ़िया टॉपिक है। यानी ये कहा गया कि भाई कोहरा जो है, कोहरे को साफ करें, जो भी फॉग है उसको साफ करें और एक स्पष्ट टीकाकरण की नीति बनाएं। यानी इनका कहने का मतलब है, सरकार की अभी तक की जो टीकाकरण नीति रही है उसमें कुछ फॉग है।
कुछ फॉग है, कुछ रुका, मतलब कुछ कमियां हैं। फॉग का मतलब क्या हो गया बच्चा? कुछ कमियां हैं। तो आइए देखते हैं सरकार की जो टीकाकरण पॉलिसी क्या है, वो कहाँ तक क्लियर है यानी कि स्पष्ट है, कहाँ तक वो अस्पष्ट यानी अनक्लियर है, जैसा कि एडिटोरियल राइटर कह रहे हैं। तो कहाँ तक क्लियर है, कहाँ तक अनक्लियर है, तो ये आप यहाँ से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए बातचीत स्टार्ट की गई है। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। सबसे पहले यहाँ पर एडिटोरियल में वैक्सीन की बातचीत हुई है कि वैक्सीन क्या होती है। एक प्रकार से निवारक दवा है। जरा ध्यान करिएगा, वैक्सीन एक निवारक दवा है और वैक्सीन ने पहले यानी कि बहुत सी जो संक्रामक डिजीज रही हैं उसको रोकने में मानव की सहायता की है। तो वैक्सीन महत्वपूर्ण होती है संक्रामक बीमारियों को रोकने में, एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेडिसिन है। याद रखें क्या है? निवारक दवा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीन की, आप इसको समझ गए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन? क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन है। और जो हिंदी मीडियम बच्चा, तो आप इसको प्रिवेंटिव को जरूरी नहीं आप खतरनाक हिंदी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी आप देवनागरी में भी ऐसे प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब IQIP-HLM इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, क्योंकि वैक्सीनेशन जो कि संभावना है 2023 एंड 24 तक कंप्लीट होगा। तो ऐसे में यानी कौन सा वैक्सीनेशन? कोरोना का वैक्सीनेशन। ऐसे में जीएस पेपर 2 में पॉलिसी पर आप हमेशा उम्मीद करिएगा। जो हमारी यूनिट है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधनों से संबंधित विषय। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं, तो स्वास्थ्य से संबंधित विषय आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमेशा से आपके लिए ये मैटर रहेगा। भारत की जो वैक्सीनेशन नीति है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अभी लिखा हुआ है क्या, यानी कोहरे को साफ करें, स्पष्ट टीकाकरण नीति बनाए। तो यानी अब इसी से अगर हम निकालें एक क्वेश्चन यानी फ्यूचर क्वेश्चन, तो हमारे सामने कैसा बन सकता है? भारत की कोविड वैक्सीन नीति, भारत की कोविड वैक्सीन नीति, कोविड वैक्सीन नीति के विविध पहलुओं पर चर्चा कीजिए। विविध पहलुओं पर, ठीक है ना। अब विविध पहलू क्या है वही हम इस एडिटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से मैटर करेगा, क्योंकि पॉलिसी यूपीएससी का मतलब है पॉलिसी एनालिसिस, यानी यूपीएससी आपसे जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे पॉलिसी एनालिसिस पर पूछता है। तो पॉलिसी एनालिसिस आप करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नीति चर्चा जो हम लोग पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, तो पॉलिसी यानी नीति चर्चा आप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि जब भी वैक्सीन हम स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाती है, यानी अगर 100 लोग हैं, इसमें से अगर 60 लोगों को वैक्सीन लग गई तो हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हर्ड इम्यूनिटी या झुंड प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले यानी वैक्सीन को एक राष्ट्रीय या वैश्विक कार्यक्रम के रूप में हम तैयार करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी का टीकाकरण कर देते हैं, जिससे जो है हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है और जो रोग की आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाती? कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती? जरा देखिएगा इस पिक्चर से। ये देखिए इस पिक्चर में 3 पिक्चर हैं, पहला है, दूसरा है एंड तीसरा, ये 3। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक व्यक्ति है और इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। प्लीज़ आप एग्जाम में इनोवेशन करने से चूकिएगा नहीं, मेंस के एग्जाम में। और वैसे भी हर्ड इम्यूनिटी समझ, आप प्रीलिम्स के लिए भी समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं और फिर इसके बाद क्या है, आप इसको मेंस के लिए भी। तो ये आप जब भी हर्ड इम्यूनिटी पर आ जाए, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, आपको अच्छे से पता हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी, तो हर्ड इम्यूनिटी पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और भी बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी देख सकते हैं ये एक ऐसी स्थिति है, ये है
मान लीजिए कोविड का पेशेंट, ये एक पेशेंट आया, हर देश में कोई पहला व्यक्ति कोविड का पेशेंट रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर किसी के पास भी, यानी कुछ लोगों के पास इम्यूनिटी है, जैसे ये व्यक्ति देखिए इम्यूनिटी है थोड़ी बहुत, इसके पास है थोड़ी बहुत है, यानी जो बहुत ज़्यादा इम्यून होते हैं नेचुरली। तो अब देखिए ये क्या होगा, जबरदस्त। पहले स्टेज में क्या है कि यहाँ पर किसी के पास इम्यूनिटी नहीं है और ये पूरा वायरस सबके ऊपर फैल रहा है। आप देख सकते हैं इनसे इनको आया, इनसे इनको आया, इनसे इनको गया, मतलब ये फैल रहा है। ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से इतने लोगों को, ये जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं, इनको हम क्या कर दें, इनका वैक्सीनेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, यानी जो स्प्रेड होने की दर है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी। अब आपने अगर 60% को दे दिया तो क्या हो गया, यानी ये स्थिति आ गई। स्टार्टिंग में ऐसा था 60% के आसपास को अगर आपने वैक्सीन दिया, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। चूँकि जब आप मैक्सिमम तक पहुंचा देंगे तो आप देख सकते हैं अगर कुछ लोग वीक हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तब भी ये पहुंच नहीं पाएगा और पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस तरीके की, बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा इसको गौर करिएगा, ये समझना क्यों महत्वपूर्ण, चूंकि आगे मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, बहुत अच्छा एनालिसिस इन्होंने किया। तो इस प्रकार की अगर आपको इम्यूनिटी प्राप्त करनी है तो इन्होंने कहा क्या जो आपकी जो सरकार की जो ये पॉलिसी है, यानी कि जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, क्या ये वैक्सीनेशन पॉलिसी इस प्रकार की कंप्लीट हर्ड इम्यूनिटी की अप्रोच को लेके चलती है, या ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इसी बात पर एक चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इफेक्टिव वैक्सीन्स, यानी कि सबसे पहले ये बताया गया कि जो महामारियाँ हैं वो कहाँ तक प्रभावी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं, जो खसरा है, मीजल्स बोलते हैं, रूबेला एक बीमारी है, तो ये सब समाप्त की जा चुकी है। क्लियर है, ये समाप्त की जा चुकी। फिर कह रहा है स्मॉल पॉक्स है, ये भी समाप्त की जा चुकी है। और कैटल प्लेग, यानी मवेशियों में जो प्लेग होता है, तो ये सब जो है वैक्सीन से, यानी वैक्सीन इफेक्टिव होती है संक्रामक बीमारियों को रोकने में। विदाउट वैक्सीन भी क्या, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर ये देखिएगा वैक्सीन से क्या हो रहा है, और फिर अगले में हम पढ़ रहे हैं कि अगर वैक्सीन ना हो तो क्या हो सकता है, यानी कि आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है कि वैक्सीन हो तो क्या होगा, और अगर वैक्सीन ना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो वैक्सीन के साथ एक अच्छा रिजल्ट आया था, बट उसके बाद ये बताया गया कि जो देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सार्स हुआ था, क्या हुआ था, जो सार्स हुआ था, यानी गंभीर जो श्वसन सिंड्रोम था, 2003 में आया था, ये सार्स 2003 में आया था। इसको विदाउट वैक्सीन एनपीआई के द्वारा दूर कर दिया गया था। एनपीआई यानी, अब याद रखिएगा एनपीआई, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी गैर औषधीय हस्तक्षेप। ये जो है वैक्सीन क्या है, वैक्सीन थी औषधीय हस्तक्षेप, यानी दवा के द्वारा। वैक्सीन थी औषधीय हस्तक्षेप, यानी, और ये क्या है, ये गैर औषधीय हस्तक्षेप, यानी यहाँ पर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। तो यानी किसी भी हम जो संक्रामक बीमारियां, उन पर नियंत्रण करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक वैक्सीन से और एक बिना वैक्सीन के, जैसा कि हम अभी काम कर रहे हैं। तो 2003 में कैसे कंट्रोल किया गया था, एनपीआई का एग्जाम्पल क्या होता है, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का एग्जाम्पल क्या है, यानी सबसे पहले सेम जो कोविड में हो रहा है, व्यवस्थित रूप से मामले का पता लगाना, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी है, फिर उसको क्वारंटीन कराना है, फेस मास्क लगवाना है, हैंड हाइजीन कराना है, और भीड़ को मतलब इकट्ठा नहीं होने देना, जो हम लोगों ने लॉकडाउन वगैरह के द्वारा यहाँ पर किया। तो यानी जो हम कोविड में कर रहे हैं, ये अगर गहरे स्तर पर एनपीआई का एग्जाम्पल करके हम आगे चलें तो हम इसको मतलब विदाउट वैक्सीन भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने साफ साफ ये बात की। लेकिन स्वाभाविक है, भारत ऐसे देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है और दैनंदिन वेज वर्कर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब हम इस पर पूर्णतया चल नहीं सकते, वैक्सीन हमें चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या सीखा
यानी कि किसी भी गंभीर संक्रामक बीमारी को रोकने के दो तरीके हो सकते हैं, एक वैक्सीन से और एक विदाउट वैक्सीन से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सरकार की वैक्सीनेशन की पॉलिसी है क्या, लेकिन उसके पहले वैक्सीन कैंडिडेट कौन कौन है इंडिया में, यानी कि कौन कौन वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, वैक्सीन के उम्मीदवार कौन कौन है, तो आपके सामने है। और ये जो तीनों वैक्सीन है इंडिया में जिस पर मतलब जो यूज़ की जाएगी, तो इसके अंदर है कि ये 90 to 95% मतलब ये आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसमें भी 100% नहीं है, वो तो चलिए एक बात हो गई। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, तो आपके सामने है BNT162 और B2, ये फाइजर बायोनटेक का है। एक पहली वैक्सीन ये हो गई। दूसरी मॉडर्ना की हो गई mRNA 1273, और तीसरी हो गई आपका तीसरी कौन थी, गामाले इंस्टीट्यूट की स्पुतनिक बी, रशिया वाली। ठीक है ना, तो ये आपके पास 3 वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा एक अन्य वैक्सीन आपके पास ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, ठीक है ना, जिसका नाम है CHADOX1NCOV19, और जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, याद रखिएगा, जिसकी इंडिया एस कोबी यानी भारत में हो रही कोविशील्ड के रूप में, किसके रूप में, कोविशील्ड के रूप में इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और वह फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के अंतर्गत है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, जिसका पीएम ने दौरा भी किया था, आपने देखा भी होगा, पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक देशी वैक्सीन बन रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बना रहा है, जिसने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल को अच्छे से पूरा कर लिया है, और अब वो फेज 3 में है। तो देखिए कितना बढ़िया इन्होंने एडिटोरियल लिखा, यानी वैक्सीन की नीड क्या, पहले हर्ड इम्यूनिटी बता दी, क्योंकि पॉलिसी का एनालिसिस करना है कि जब तक आपको हर्ड इम्यूनिटी एक बार मतलब अच्छे से पता नहीं होगी, तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। फिर कहा कि वैक्सीन क्यों मैटर करती है, फिर बताया गया कि नॉन वैक्सीन, अगर वैक्सीन ना हो तो क्या हम मतलब एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, फिर वो बताया गया। फिर इसके बाद बताया गया कि भारत में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो आपके सामने देख सकते हैं ये दवाओं के कैंडिडेट आपके पास उपलब्ध हैं। ठीक है ना, अब यहां से आता है, अब आपको पता लग गया कि भारत में क्या हो गया, ध्यान करिएगा, अब भारत में वैक्सीन के प्रोडक्ट के बारे में बता दिया गया कि भाई भारत के पास अवेलेबल है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, अब यहां से आ गया कुछ क्वेश्चंस कि वैक्सीन इंडिया में है, अब उसके बाद वैक्सीनेशन कैसे होगा। अब देखिएगा यहां से, शुड वैक्सीनेशन भी, अब कई प्रश्न उठ रहे हैं, शुड वैक्सीनेशन बी यूज्ड इन इंडिया एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी क्या भारत में टीकाकरण जो है वो किस चीज के रूप में, क्या भारत में टीकाकरण का उपयोग एक निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पहला, या व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या कम्युनिटी कंट्रोल के लिए, या एलिमिनेशन यानी पूर्णतः समाप्त कर देने के लिए। तो 4 पॉइंट यहां पर उठाए गए हैं, इन्हीं चारों पर, यानी अब आप पॉलिसी एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये 4 पॉइंट पर इंडिया की जो पॉलिसी है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी जो भारत की पॉलिसी है, 4 लक्ष्य होते हैं कि क्या हम केवल प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करें, या हम इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटी के लिए, या संपूर्ण समाप्त करने के लिए। तो ठीक है, आइए चेक करते हैं कि क्या है भारत का कार्यक्रम। भारत के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। ये कार्यक्रम क्या है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP। यानी भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम की पॉलिसी है, बच्चों इसको समझिएगा, टीकाकरण पॉलिसी जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, ये पहले की है, लेकिन आप अगर पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर आज सीख लेंगे। यानी ये कहा गया है कि भारत में क्या करता है, जो संघ सरकार है वो क्या करती है, वैक्सीन को प्रोक्योर करती है और उसकी सप्लाई करती है, यानी खरीदती है और उसकी आपूर्ति करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार होते हैं वो वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि संघ और केंद्र दोनों की भूमिका है, संघ और राज्य दोनों की भूमिका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो पॉलिसी डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरा का पूरा उन पर निर्भर करती है, और स्टेट क्या करते हैं, उसको
इम्प्लीमेंट करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट जो है अपने ढंग से भी वैक्सीनेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह केंद्र जो कहेगा वही करेंगे। जैसे दिल्ली ने मीजल्स के लिए, मम्स के लिए, रुबेला के लिए वैक्सीन, ठीक है ना, बनवाई, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था केवल, मतलब उन्होंने कहा मीजल वैक्सीन के लिए हम प्रोग्राम करेंगे और फंडिंग देंगे। लेकिन दिल्ली स्टेट ने मीजल्स, मम्प और रुबेला तीनों पर काम किया। तो यानी यहाँ पर कहें कि स्टेट आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है जिसमें केंद्र और राज्य की भूमिका आपको बता दी गई। ये बता दिया गया कि राज्य स्वतंत्र है, जैसा कि दिल्ली के एग्जाम्पल से पता है हम लोगों को, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में देखिए प्राथमिकता जो तय की गई है गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि वैक्सीनेशन कैसे कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, ये जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स उनको दिया जाएगा। जो सिटीजन है अब 65 ईयर्स उनको दिया जाएगा, जो 50 से 65 के बीच में उनको दिया जाएगा, और ठीक है ना, जो 50 के नीचे हैं और उनके साथ कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि वो सह रुग्णता है, यानी वो किसी रोग के प्रति, जैसे मान लें किसी को श्वसन की समस्या, ठीक है, या उनको हार्ट की समस्या और भी, तो ठीक है ना। एंड फाइनली अंत में लगेगा जनरल पब्लिक को। ये सरकार की प्राथमिकता है। अब यहाँ पर एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि भाई सरकार की प्राथमिकता में डिमेरिट्स क्या है। तो उन्हें कहा कि जो आवश्यक वस्तुओं की, जो एसेंशियल सर्विसेज के वर्कर होते हैं, ये इससे मिस्ड हो जाएंगे। कैसे, मतलब मिस्ड हो चुके हैं अगर इसी पॉलिसी को। अब एसेंशियल सर्विस का क्या मतलब है, जैसे सब्जी वाले, जैसे जो है आपके जो भी रिटेल सेक्टर्स चलाते हैं जहाँ पर दैनंदिन भीड़ इकट्ठा होती है, तो ये सब कहाँ जाएंगे, दूध की आपूर्ति करने वाले, वो ये सारे, यानी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी खुली रही हैं, उन सब एसेंशियल जो वर्कर्स हैं, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। हो सकता है कि सरकार आगे क्योंकि ये सब एडिटोरियल सरकार के लिए भी मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, उनको ये ठीक है। तो डिमेरिट्स ये बताया गया, ठीक है ना। और फिर कहा गया कि ये जो अप्रोच है, ये जो सरकार की ये जो अप्रोच है, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन अप्रोच है, यानी हम प्रिवेंटिव मेडिसिन अप्रोच अपना रहे हैं, निवारक जो है दवा अप्रोच अपना रहे हैं, यानी हम कंप्लीट समाप्त करने वाली नहीं। प्रिवेंटिव को तभी आप समझ पाएंगे जब एलिमिनेट को आप समझेंगे, यानी हम पूर्णतया खत्म करने वाली रणनीति नहीं अपनाने जा रहे हैं। इसी को इन्होंने कहा कोरा है कि सरकार ने स्पष्ट नहीं बताया, वो प्रिवेंटिव कर रही है, वो रोकथाम वाला उपाय कर रही है, वो समाप्त करने वाला उपाय नहीं कर रही, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, मतलब उसको एलिमिनेशन पर नहीं रखा गया है, प्रिवेंटिव मेडिसिन अप्रोच। इसी को इन्होंने कहा कि सरकार की जो मतलब वैक्सीनेशन पॉलिसी है ये प्रिवेंटिव है, और इसीलिए कहा कि कोहरा है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आप समझते हैं। अब कुछ और भी पॉलिसी इश्यूज जो आए हैं कि कोई भी नया टीका जब आता है तो उसे क्या चाहिए, एडिशनल कोल्ड चेन स्पेस चाहिए होता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं एनी न्यू वैक्सीन, कोई भी नई वैक्सीन आएगी उसको अतिरिक्त कोल्ड चेन स्पेस की उपलब्धता चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए और भी, अब हमारे पास इस जो है कोल्ड चेन स्पेस है कि नहीं है, अब आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, और इसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग अभी तक बेहतर ढंग से सामने आई नहीं है। दूसरा, जो भी वैक्सीन होती हैं, याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सल जो हमारा प्रोग्राम है जो आपने पढ़ा था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी टीके अवेलेबल कराए जाते हैं, यानी कि सरकार इनको भी देती, ये खरीदते हैं। अब आप देख सकते हैं, ऐसे में अब अतिरिक्त कोल्ड चेन कैसे अवेलेबल होगा, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है जिस पर सरकार बेहतर पॉलिसी के साथ अभी नहीं आ पाई है। और दूसरा ये कहा गया कि जो टीके हैं ये निजी क्षेत्र में उपलब्ध है, तो अब निजी क्षेत्र कैसे, यानी यहाँ पर भी क्लियरिटी नहीं है कि निजी क्षेत्र क्या रेट लेगा, कैसे देगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्टता नहीं है। तो ये कहा गया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा अब जो इस यूनिवर्सल जो यानी सार्वभौमिक टीकाकरण जो आपका कार्यक्रम है,
यहाँ पर वैक्सीन क्या करती है, यानी कि कोई पैसा किसी को नहीं देना है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर। लेकिन जब निजी क्षेत्र इसमें लगेगा तो ऑब्वियस वो बिल बनाता है और लाभ भी लेगा। तो आप इसको कैसे, इसके बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि क्या जो वैक्सीनेशन है यानी टीकाकरण है केवल अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास जाना चाहिए या ये सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये भी स्पष्टता इसमें नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों को किस प्रकार से वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी किस प्रकार से बच्चों का टीकाकरण होगा, वह पॉलिसी भी स्पष्ट नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का क्या, तो यानी पॉलिसी में अस्पष्टता है। इसी को उन्होंने कहा था फॉग है और इस फॉग को क्लियर करना चाहिए। फिर इसके बाद कहा गया कि बड़ी चुनौतियां क्या हैं, यानी कि सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। तो सबसे बड़ा है मतलब कि इंडिया नोवेल कोरोना वायरस को भारत से एलिमिनेट कर दे और फिर पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप केवल अपने यहाँ काम नहीं कर रहे, आपके मॉडल को पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा। आप ट्रस्ट करिएगा, इन्होंने ये बात नहीं बताई लेकिन आपके भी मन में भी आ जाएगा कि बिल्कुल मैं सही कहने जा रहा हूँ। जब ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया जो अभी तक कहीं नहीं उठाया गया था। इन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में आप एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। कल आप देखिएगा 100% कोई न कोई, चाहे एनजीओ चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन रैंकिंग निकालेगा। आप देख लीजिएगा पूरे, क्योंकि ये पूरे विश्व की समस्या, किसी अफ्रीका के किसी या कई राष्ट्रों की नहीं, लैटिन अमेरिका की, ये सबकी समस्या, पूरे जितने कॉन्टिनेंट हैं सबके। तो ऐसे में इन एक रैंकिंग निकलेगी, आप देखिएगा, जिसका ऐसे हो सकता है ऑल वर्ल्ड वैक्सीनेशन रैंकिंग, जैसे इनोवेशन इंडेक्स और ये सब आता है वैसे ही रैंकिंग निकलेगी। तो ऑब्वियस इस रैंकिंग के लिए भी अभी से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान को लोग एक मॉडल के रूप में लें। क्योंकि पूरे विश्व में जो भी अच्छा काम करेगा, चूंकि ये पूरी वैश्विक एक एक व्यक्ति एक एक देश प्रभावित है, तो ऐसे में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहा गया। तो फिर लेखक ने कहा कि अपनी समस्त बुद्धिमत्ता के द्वारा, विजडम के द्वारा इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो आई होप पॉलिसी एनालिसिस एक बार बच्चे बताएं, पॉलिसी एनालिसिस करने में आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर मज़ा आया तो एक बार मुझे बता दें पॉलिसी एनालिसिस। अब आगे चलते हैं। एडिटोरियल 1 आज का एडिटोरियल आ गया है, यानी आज का एडिटोरियल आ गया है, बहुत बढ़िया है। भारत नेपाल संबंधों पर, किस पर, यानी कि भारत नेपाल संबंधों पर। तो भारत नेपाल संबंध हो गए। रिकैलिब्रेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, यानी नेपाल भारत संबंधों को हमें क्या करना है, बहुत मजबूत करना है, ठीक करना। मजबूत था बट उससे अब और भी मजबूत करना है इंडिया नेपाल। तो आइए देखते हैं इंडिया नेपाल टाई, भारत नेपाल संबंधों को फिर से संगठित करना, उसे मजबूत करना, यानी बिखर गया है। यहाँ पर यह कहा गया मेरे प्यारे बच्चों की जो हमारा संबंध है वो बिखर गया, ये कहा गया, ठीक है ना, बिखर गया है। और विगत 5 वर्षों में ये बिखराव ज़्यादा हुआ है। हालांकि उसके पीछे रीज़न रहा कि भाई चाइना ने भी इसमें एंट्री मार ली है। तो दो दोस्तों के बीच में जैसे नहीं होता कि फिल्म आती है कि एक बॉय एक गर्ल, ये 2 दोस्त होते हैं और तीसरा आता है और फिर उसमें क्या होता है, बाजी मार लेता है, इस टाइप का। तो वैसे ही नेपाल एंट्री मार गया, तो चाइना एंट्री मार गया। अब ये क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 26 नवंबर को काठमांडू पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष ज़बरदस्त रूप से अपने आप को रखा, नेपाली भाषा का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से। अब IQ IP HLM यानी GS पेपर 2 और IR खंड हो गया आपका। IR में आपकी यूनिट हो गई यूनिट 1, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। क्या है, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, ठीक है, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। और भारत नेपाल पर 2012 में क्वेश्चन आया, यानी 2012 के बाद से अभी तक क्वेश्चन भारत नेपाल पर UPSC में नहीं आया, आप चेक करेंगे। तो इसका मतलब आता है जब भी कोई इशू रहता है तगड़े वाला। और इस समय क्योंकि काफ़ी विवाद रह गया है, मैं 2020 वालों को कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस पर भी तैयार रहिएगा, क्योंकि नेपाल हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है।
तो और आप तैयार रहिएगा। मैप विवाद हुआ है, चाइना की एंट्री हुई है, कई चीज़ें हुई हैं, तो मे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उठाया गया कि भारत और नेपाल के बीच में एक तनावपूर्ण संबंध है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है। और 2005 में एक 5 मंथ का 5 महीनों का एक ब्लॉकेड हुआ था बच्चों। ब्लॉकेड का मतलब हुआ था जब नेपाल में संविधान बना था, तो जो मधेशी समूह था, मधेशी जो मतलब भारतीय मूल का है, जो नेपाल में रहता है, मधेशी उसको बोलते हैं बच्चों। तो इन लोगों ने क्या हुआ था, जो सप्लाई होती थी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, आवश्यक वस्तुएं भी उसमें शामिल होती थी, जिसमें दूध, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो मधेशी समुदाय के लोगों ने क्या किया था कि उस मतलब भारत और नेपाल बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि भारत की तरफ से नेपाल में कोई भी वस्तु जा नहीं पा रही थी। और ये 5 महीने तक चला था। कब तक चला था? 5 महीने तक। तो इसको क्या हुआ कि जो नेपाली मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जो नेपाली मीडिया है उसने भी, और उसके बाद इसको किस रूप में दिखाया गया, इसे ये दिखाया गया कि फॉर्मली नहीं बट इनफॉर्मली, यानी कि फॉर्मली अगर नहीं भी हुआ है तो इनफॉर्मली किसने किया है? इनफॉर्मली ये इंडिया के कारण हुआ है। क्या है? इससे यह इंडिया के कारण हुआ है। तो उसके बाद से हमारे संबंध बहुत एकदम समझिए जमीन पर चले गए। और उस समय पर चूंकि भूकंप वगैरह से नेपाल उबर रहा था, तो एक भावनाएं उनकी और आहत हुई। तो ये मुद्दा यहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा आप पकड़िएगा। क्या है? यानी यहां से यह मुद्दा आपको पकड़ना है। यानी हम 2015 से के बाद का रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं। बट इसके बाद एक आशा की किरण जगी, एक आशा की किरण, ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण क्या जगी भाई? और उसका नाम था कि हम लोगों ने क्या बनाया, 2016 में भारत ने क्या बनाया और नेपाल ने मिलकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समूहों का गठन किया, जिसे कहते हैं एमिनेंट पर्सन ग्रुप, ईपीजी ग्रुप। क्या है? एमिनेंट यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह। और यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह था, दोनों देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था। और इसके माध्यम से यह मतलब कोशिश हुई कि द्विपक्षीय संबंधों को बहाल किया जाए, यानी कि बेहतर बातचीत के द्वारा जो भी तनाव इसको दूर किया जाए। इधर नेपाल के और इधर भारत के दोनों विशेषज्ञ मिलकर के इस समूह के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करें। और 2016 में यह जो है गठित किया गया। बट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इसने इसने काम भी किया, बट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे इसके पहले इसे भंग कर दिया गया। अब मीडिया में इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं कि आखिर इसको बंद क्यों किया गया। लेकिन जो बाद में चीजें आई, तो नेपाल ने क्या सोचा और भारत ने क्या सोचा, यहां पर भारत की विदेश नीति की थोड़ी सी मैं विफलता कहूंगा। भारत की विदेश नीति की थोड़ी सी यहां पर विफलता, क्या कहेंगे पहले बता देता हूं। भारत की विदेश नीति की विफलता, अच्छा टॉपिक है ये, भारत नेपाल पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया? नेपाल ने क्या सोचा? नेपाल ने सोचा कि ये जो एमिनेंट पर्सन ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, दोनों देशों के बीच के संबंधों को फिर से स्थापित करने की एक नींव डालेगा। यानी उनको ये लगा कि जो ईपीजी ग्रुप है ये एक फाउंडेशन की तरह है दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में। उसने इसको बहुत इंपॉर्टेंट दी। यही भारत की विदेश नीति की विफलता यहां पर यही रही है कि नेपाल ने इसको बहुत महत्व दिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी। बट विफलता यह हो गई कि इस महत्व को भारत समझ नहीं पाया। भारत ने क्या सोचा कि ये जो एमिनेंट पर्सन ग्रुप है ये सैकड़ों पहल या प्रशासनिक तंत्रों में से एक था। यानी भारत को ये लगा कि ऐसे तो हम बहुत से पहल पहले भी कर चुके हैं, बहुत देशों के साथ कर रहे हैं। यानी भारत को लगा कि ये केवल एक छोटा सा उपाय, और भारत ने इसके महत्व को समझा नहीं। और ये चीज़ नेपाल को थोड़ी बुरी लग गई। यानी ये चीज़ नेपाल को बुरी लग गई, क्योंकि भाई नेपाल में प्रतिष्ठित समूह भी तो आबादी में कम होंगे ना, संख्या कम होगी, ऑब्वियस है। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ बनी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो भारत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए अभी क्वेश्चन आ जाए, भारत नेपाल संबंधों में तनाव के बिंदु, भारत नेपाल संबंधों में तनाव के बिंदु कौन कौन से हैं? संबंधों में तनाव के बिंदु,
तो एक तो आप बता देंगे जो आज का मैप विवाद चल रहा, चूंकि आपने पढ़ा, लेकिन क्या मुझे बताइए ये एमिनेंट पर्सन ग्रुप आप ले आ पाते बगैर आज के एडिटोरियल के? तो ये आपके एग्जाम में हिंदू की भूमिका हो जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यानी ये सोच हुई। फिर इसके बाद यहां पर एक चर्चा की गई भाई 1900 भारत और नेपाल का इतिहास, यानी तनाव तो है बट संबंधों की जो नींव है वो बहुत मजबूत है, यानी संबंधों की नींव बहुत मजबूत है। यानी सारा चर्चा किया गया कि तनाव कैसे है, 2015 में ब्लॉकेट कैसे हुआ, उसका रिलेशन पर क्या इंपैक्ट आया, फिर 2016 में एमिनेंट पर्सन ग्रुप बनाया गया लेकिन वह भी काम नहीं कर पाया, भारत की विदेश नीति की थोड़ी सी चूक रही है। तो संबंधों की नींव के बारे में बात किया गया कि भाई संबंध बहुत मजबूत है, ऐसे में अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं तो हम बेहतर ढंग से वापसी कर सकते हैं। तो 1950 की जो इसको बोलते हैं बच्चों शाश्वत मैत्री संधि, यानी कि हमेशा की मैत्री संधि। इसके अलावा दोनों मतलब इस संधि में क्या है, दोनों देश के नागरिक कहीं भी आ सकते हैं, यानी दोनों देशों में मुक्त आवागमन है, कहीं भी वो रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, यानी आप एक प्रकार से मुक्त आवाजाही, यानी कि भारत और नेपाल एक दूसरे के यहाँ एक उसी देश के नागरिक होने के जितने भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं वो सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यानी इतनी बेहतर चीजें यहां पर उपलब्ध है, ठीक है ना, कि एकदम नेशनल ट्रीटमेंट, एक शब्द आप याद रखिएगा बच्चों, नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है दोनों कंट्रीज को के लोगों को एक दूसरे के यहां। और जो नेपाल है इसी संधि के तहत अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों वगैरह की आपूर्ति के लिए भारत के साथ सीधा सीधा कनेक्ट होता, ठीक है। यह हो गया नेपाल और इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी, यानी कि संबंधों की नींव मजबूत है। अब हालांकि एडिटोरियल राइटर ने कुछ बातें यहां और नहीं कही है, मैं उसको भी नहीं कहना चाहूंगा, याद रखिएगा कि इस पर भी चीन को आपत्ति है, विशेषकर जो माओवादी शासन व्यवस्था है उसमें। लेकिन अभी हम लोग इस पर बातचीत नहीं करेंगे, अभी हम लोग जितना, ठीक है। अब देखिएगा यह कहा गया आगे, यानी कि संबंधों का सबसे गहरा आधार बताने के बाद 1950 की जो शाश्वत मित्रता संधि है यह बताया गया कि दोनों देशों के संबंध में क्या रहा है, अनचेंजिंग पर्सपेक्टिव्स रहे, अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण। यानी आइए देखें, यानी यहां यह बताया गया है कि दोनों देशों के संबंध कभी भी ऐसा नहीं रहा कि विवाद मुक्त रहे हों, विवाद हमेशा बने रहे हैं। उसका एक रीजन यहां यह बताया गया, बड़ा अच्छा रीजन है, कि जैसे नेशनलिस्ट, तो जो नेपाल में अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, इस समय वहां पर एक कल्चर है कि नेशनलिस्ट कहने का मतलब है आप अगर अपने आप को भारत विरोधी बताते हैं तो आप नेशनलिस्ट हैं। तो एक प्रकार से वहां नेशनलिस्ट सिस्टम चल पड़ा है जो मीडिया से लेके पॉलिटिक्स में प्रत्येक जगह पर दिखाई दे रहा है। जैसे देखिएगा, माफ कीजिएगा लेकिन यहां ये समझना आवश्यक है, हम भी तो यही करते हैं ना, यानी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोले वो नेशनलिस्ट है, जो समझ रहे हैं ना। तो अब चाहे रीजन जो भी हो, पाकिस्तान का आतंकवाद और वो सारी घटनाएं वो हैं, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा। तो ये कल्चर वहां पर भी डेवलप हो चुका है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ध्रुवीकरण, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसी के हिसाब से जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनके सेंटीमेंट भी डेवलप हो गए, यानी अब उनको ये बातें मीडिया में कहनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर केपी ओली है, उन जिन्होंने 2017 का इलेक्शन जीता, और मतलब उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि वो जीते क्योंकि उन्होंने अपने आप को मतलब इंडिया का एक प्रकार से विरोधी के रूप में सामने रखा। यानी जो ब्लॉकेड का मामला था, यानी जो 5 महीने का ब्लॉकेड किया गया था मधेशियों की तरफ से, जिसे नेपाल ने मतलब वहां पर प्रचारित हुआ मीडिया के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा कि ये भारत ने किया है, तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, उसकी बड़ी भूमिका रही। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते रहे। नेपाल के मैप का मुद्दा उठाया, मतलब
इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, यानी वहां पर एक सेंटीमेंट है। और फिर कहा गया कि हो सकता है यह वहां पर पैंडेमिक के कारण स्थिति बहुत कमजोर है, तो सरकार ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही। तो ये सारी चीजें हैं जो बताई गई। अब देखिएगा भारत क्या सोचता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां से मतलब अब इंडिया, नेपाल और चाइना की यहां पर एंट्री हो रही है, ठीक है ना। कि अब ये देखिए, ये इंडिया हो गया अपना, ये नेपाल हो गया और ये चाइना हो गया। इसी को बोलते हैं, देखिए बीच में क्या, बफर स्टेट। बफर मतलब दो राज्यों के बीच का स्टेट जो शक्ति संतुलन का काम करता है, क्योंकि ये संप्रभु राष्ट्र है तो ये इसको पार करके आक्रमण कर नहीं सकता। ये तो भाई संप्रभु राष्ट्र है ना, तो या इंडिया, ये संप्रभु राष्ट्र, इसको पार करके आक्रमण नहीं कर सकता, यानी इसको जीतना पड़ेगा। तो दो राज्य, ठीक है ना, और उनके बीच में। अब देखिए भारत क्या सोचता है। भारत ये सोचता है कि इंडिया नेपाल को खूब अनुदान प्रदान करता है उनके विकास योजनाओं के लिए, जिसे हम एक प्रकार से चेकबुक डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका ये सोचना है कि अगर हम नेपाल को इसी प्रकार से अनुदान देते रहेंगे तो हमारे और नेपाल के संबंध अच्छे बने रहेंगे। बट एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि हमने नेपाल को बिलियंस ऑफ रूपी दिए हैं पिछले दशकों में, बट उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकल करके आया नहीं। यानी कि यहां पर कहने का मतलब है तो तुलनात्मक रूप से कि जितना चाइना को मिला है, जितना चाइना को मिला है उतना यहां नहीं मिला, ठीक है ना, उतना यहां पर नहीं मिला है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, यानी कि हमने इतना पैसा दिया उसके बाद भी नेपाल का जो सेंटीमेंट है इंडिया के साथ नहीं चल रहा। तो चाइनीज फैक्टर तो हमेशा रहेगा, यानी चाइना का फैक्टर तो वहां रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इंडिया ने जो सहायता दी, जरा बहुत गहरा पॉइंट है, इसको समझिएगा कि यानी अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं और उसके बाद भी वो एहसान नहीं मान रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वहां के लोगों के मन में है, नेपाली मीडिया के मन में है कि भारत जो नेपाल में सहायता करता है तो वह नेपाल के विकास की बजाय वहां के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। यानी जैसे मधेसी समुदाय हैं उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इसका यह भाव यहां पर छुपा हुआ है। यानी वो देख, उसके मन में कि ये विकास के लिए नहीं देते हैं। और शायद भारत की विदेश नीति की मैं यहां कमजोरी भी कहूंगा, अगर ये बात सत्य है, क्योंकि हम लोग तो केवल डिस्कशन करते हैं हिंदू में, तो मैं कमजोरी भी यहां कहूंगा कि आपने इस चीज को प्रदर्शित क्यों नहीं किया, यानी कि हम आपके डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, अगर ये बात सत्य है तो। दूसरा क्या है, यहां पर एड को देने में, यानी अनुदान देने में, धन देने में भारत और चीन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा। और चाइना ने 2015 के बाद, यानी चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अप्रैल 2015 अर्थक्वेक के बाद बढ़ गया। यानी कि देखिए इसने कब मास्टर स्ट्रोक खेला बच्चों, इसने मास्टर स्ट्रोक कब खेला, जरा ध्यान रखिए, जब भारत ने, मतलब उस समय अर्थक्वेक था, मुसीबत में थे, 5 महीने का ब्लॉकेड कर दिया मदेशियों ने, जिसे नेपाल में मुख्यधारा के राजनेताओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रसारित किया गया कि इनफॉर्मली ये भारत का काम है। माओवादी पार्टी ने चाइना के इशारे पर पूर्णतया इसको एक अभियान के रूप में चलाया, आपको अच्छे से पता है, यानी कि मीडिया, सोशल मीडिया सब पर कंट्रोल है, और इसको प्रसारित कर दिया गया और भारत के प्रति जो सेंटीमेंट था उसे और कमजोर कराया। और आज चाइना वहां पर भारत की जगह पर बैठ चुका है, भले उसके पास 1950 की तरह कोई शाश्वत मैत्री संधि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता क्यों वो क्यों चला गया, क्योंकि उसका जो चाइना के लिए जो उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पहलू है नेपाल। तो आप देख सकते हैं भारत क्या सोचता है, नेपाल क्या सोचता है और चाइना क्या सोचता है, तीनों पॉइंट आप देखिए। यानी कि जैसे होता नहीं, जब हथौड़ा गर्म हो, जब हथौड़ा गर्म हो तब मारना चाहिए, तो चाइना ने वैसे ही किया। लेकिन इंडिया ने जब हथौड़ा गर्म था, यानी अर्थक्वेक था, मधेसी समुदाय ने अगर किया भी था, 5 महीने का ब्लॉकेज अगर किया था, तो आपको कुछ न कुछ उपाय करने थे, ये ब्लॉकेज हटवाना बहुत महत्वपूर्ण था।
लेकिन नहीं किया गया। हथौड़ा गर्म, इन्होंने चोट नहीं करी, हथौड़ा गर्म चाइना ने चोट कर दी और चाइना ने अपने आप को वहां स्टेबल करा दिया। फिर इसके बाद अब बातचीत आती है कि पीपुल टू पीपुल टाइज, यानी यह एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि चलो भाई जो बातचीत हुई वो बातचीत हुई, लेकिन लोगों के मध्य में किस प्रकार का, यानी वहां पर, यानी भारत और नेपाल के लोग किस प्रकार से जो है दोनों देशों में जबरदस्त रूप से लाभ कमाते हैं, क्या स्थिति है। तो अब यहाँ ये बताया गया कि जो भारतीय वर्कर हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, वो नेपाल से लगभग $3 बिलियन प्रति वर्ष भेजते हैं। अब आप देख सकते हैं, यानी रेमिटेंस जिसको आप कहते हैं, जो इंडिया को नेपाली भेजते हैं, जो इंडिया के नेपाल वाले हैं, वो कितना करते हैं, वो पूरे विश्व में रैंकिंग में 8वें नंबर पे हैं। यानी कि जैसे भारत के 1 से 7 तक हैं, तो उसमें 8वीं रैंक नेपाल, जबकि नेपाल आपको अच्छे से पता है कि एक अल्प विकसित देश है। तब आप देख सकते हैं, तो ये यानी इंडिया के नागरिक नेपाल से पैसा अच्छा खासा कमाते हैं। दूसरा क्या है, जो नेपाली हैं अब वो केवल इंडिया में नहीं है, वो लास्ट 20 ईयर से, इसके पहले यानी कि 20 ईयर्स के पहले यानी 1950 के बाद से तो इंडिया को ही एकमात्र अपना मुल्क मान करके आते थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से यानी 21वीं शताब्दी से ये सैकड़ों देशों में फैल गए हैं। यानी अब केवल इंडिया में जॉब और एजुकेशन पर डिपेंड नहीं, अब वो विश्व के अन्य देशों में भी फैल गए हैं। तो ये एक बार मैंने आप लोगों को एडिटोरियल भी बताया था, आपको याद होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। यानी कि जब 21वीं शताब्दी का जो युवा है नेपाली, वो अगर जा कर के चाइना में पढ़ेगा, वो यूएस में पढ़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, तो ऑब्वियस उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, उसकी जो अपनी थिंकिंग होगी, वो इंडिया के साथ अपने आप को कॉम्पिटिटर के रूप में रखेगा, अपने बड़े भाई या इस प्रकार के किसी भी सिंड्रोम से बचाना चाहेगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को, काफ़ी पहले एडिटोरियल आया था, तो आप देख सकते हैं। यानी कि लोगों के मध्य जो संबंध है वो भी आपने देख लिया कि कैसा है। यानी कि हमें भी वहाँ से बहुत कुछ है, और नेपाल अब 21वीं शताब्दी में अन्य जगहों पर भी भाग रहा है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए वाई नेपाल इज इंपॉर्टेंट, क्यों नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु राज्य। ऑब्वियस है चाइना एक शत्रु राज्य, हम घोषित रूप से तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनफॉर्मली अगर हम कहें तो ये हमारा शत्रु राज्य है। इधर देख सकते हैं पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान मित्र राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम सही नहीं है। और ये हमारा पूरा एरिया देख सकते हैं, ये सब चाइना ले चुका है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ता नहीं है। तो ऐसे में अब देख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है और बिहार है। तो प्लीज प्रीलिम्स के लिए देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये बफर स्टेट है, इसी को बोलते हैं मध्यस्थ राज्य, बफर स्टेट। 2 देशों के बीच का एक राज्य जो संप्रभु है, तो ये देश इसकी संप्रभुता का उल्लंघन करके यहाँ अटैक नहीं कर सकता, इंडिया भी इसकी संप्रभुता का, तो एक बफर स्टेट है। यानी तमाम टेंशन के बाद भी अगर ऐसे बफर स्टेट्स हैं, तो 2 देशों के मध्य सैन्य जो युद्ध है उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो नेपाल में नदियों का जो उद्गम है, उसी से भारत की जो 12मासी नदियां हैं अपना जल स्रोत लेती हैं। तो हमारे लिए वह भी एक जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना, इसके अलावा जो हिंदू और बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल हैं, वो हमारे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और भी कौन कौन से एरिया है जहां पर हम एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन में है। चूंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है बच्चों, यानी आप देख सकते हैं नेपाल क्या है, लैंड लॉक्ड देश है। यानी इसका कोई समुद्री किनारा नहीं है, स्थल का किनारा है। तो इंडिया इनको क्या देता है, कनेक्टिविटी देता है। कोलकाता बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम बिल्कुल अपने देश के बंदरगाह की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं जिस प्रकार से भारत के लोग करते हैं वहाँ पर भारत सरकार, उसी प्रकार से कोलकाता बंदरगाह का उपयोग नेपाली करते हैं।
इंडिया जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है अभी भी, चाहे वहाँ चाइना की कितनी भी एंट्री हो जाए, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है वो नेपाल से ही मतलब बनती है, ठीक है। भारत नेपाल सूर्य किरण अभ्यास 2011 से कर रहे हैं। बिम्स्टेक में, नैम में और सार्क में ये सब क्या हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो आप देख सकते हैं भारत नेपाल संबंध इतना बड़ा एडिटोरियल। और फिर कहा गया यहाँ पर एक चीज़ और कही गई कि हम कुछ बुनियादी बातें जिसको भूल नहीं सकते। यानी मैं इसको एक मिनट बताना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट, एक मिनट। कुछ बुनियादी बातों की तरफ इशारा किया गया जिसे हम भूल नहीं सकते। जैसे नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट जो बड़ा फेमस था, उसी को ये पंक्तियां स्पष्ट कर रही हैं कि भैया जो भूगोल है वो कभी बदलेगा नहीं, पहला। यानी कि हम मित्र बदल सकते हैं बट पड़ोसी बदल नहीं सकते। तो नेपाल के साथ हमें बेहतर संबंध बनाए रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो सीमाएं हैं वो खुली रहेंगी, उसको आप बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के लाखों लोगों की जो आजीविका है वह इसी पर, लाइवलीहुड है वह इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा, तो इसलिए भारत नेपाल संबंधों को पुनर्गठित करना होगा। और तीसरा क्या है, चाइना जो है यानी चीन जो है वो क्या करना, पड़ोस में एक अपने विभिन्न हितों के साथ एक बड़ा बिग प्लेयर बनने जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते। इसलिए भारत नेपाल संबंधों को फिर से कैलिब्रेट या संगठित करना होगा। अब आप देख सकते हैं, यानी फ्यूचर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहीं पर, भारत नेपाल संबंधों को फिर से कैलिब्रेट या संगठित करना होगा, चर्चा कीजिए। या आप इसको और ऐसे, यानी अब आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा कि भारत नेपाल संबंध को फिर से संगठित करने की आवश्यकता क्यों है, चर्चा कीजिए किसी भी प्रकार से। तो इंडिया नेपाल रिलेशन मैप में आप प्लीज़ स्थिति वगैरह सारा देख लीजिएगा, तो प्रीलिम्स आपका तैयार हो जाएगा। एक बार मैं सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि इंडिया नेपाल पर मैं कब से हिंदू पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं भी बहुत टाइम के बाद एक अच्छा जो है एक अच्छा एडिटोरियल यहाँ पर मुझे मिला। क्या आप लोगों को भी पसंद आया? क्या आप लोगों को भी पसंद आया? तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ठीक है। और चलो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ से अगला एडिटोरियल है मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज। अगला एडिटोरियल है, तो ये बढ़िया है, मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज। क्या है भाई? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक ऐसा टॉपिक, मूविंग यानी आधार क्षेत्रों में आगे बढ़ना। क्या है बच्चों? मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज, आधार क्षेत्रों में, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज, आधार क्षेत्रों में आगे बढ़ना। कहाँ बढ़ना? आधार क्षेत्रों में, जो बेस एरियाज है, आधार क्षेत्रों में आगे बढ़ना। अब क्या है भाई ये आधार क्षेत्र? तो स्वाभाविक है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 5 और बटालियन तैनात करने जा रही है। किस लिए? माओवाद विरोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए। ये अब आप कहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? अच्छा एडिटोरियल है, इस प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें आपको जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है। यानी अभी आप देखेंगे माओवाद विरोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए। ये हो गया आपका IQ IPHLM GS पेपर 3, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन। तो सीमावर्ती क्षेत्र ये आपका जो है उसमें भी आएगा। विभिन्न सुरक्षा बल यानी CRPF के बारे में
आपको पढ़ना है संस्थाएं और उनके अधिशेष। तो यानी ये यहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी से, और वामपंथी उग्रवाद यानी जो यूनिट 1 है, क्या है, वामपंथी उग्रवाद के बारे में भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये सारे यानी उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। और आप चेक करेंगे तो कई चीजें, ठीक है ना, कई चीजें यहाँ पर आपको नई सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं लिख देता हूं, आप लोग खुद विचार करें। क्या आपने इसके पहले कभी पढ़ा होगा मोबाइल वार क्या होता है? मोबाइल वॉर वर्सेस गुरिल्ला वार क्या है? मोबाइल वार वर्सेस गुरिल्ला वार क्या है? मोबाइल वार वर्सेस गुरिल्ला वार। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक आप करने जा रहे हैं, मोबाइल वार, गुरिल्ला वार, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या न्यूज़ है। तो केंद्र सरकार, आपको पता है, एक बड़ी पहल करने जा रही है। क्या करने जा रही है? एक बड़ी पहल करने जा रही है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 5 और बटालियन तैनात की जाएगी। कहाँ की जाएगी? एक बार आप चित्र देख लीजिए। इस एरिया में ये देख से, ये एरिया है बस्तर, और बस्तर का भी जो साउदर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यानी दक्षिणी बस्तर में ये बस्तर आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये यहाँ पर, तो ये नक्सलवाद प्रभावित एरिया है। अब आप देखिए जरा, एक छोटा सा क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना, चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी में ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है, बट इनडायरेक्ट, वैसे इनडायरेक्ट ही यहाँ पर कंटेंट है जिसको आपको यूज करना है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में मतलब जो है माओवादियों का कितना गहरा इम्पैक्ट है, वो आप इन आर्म्ड फोर्स के डिप्लॉयमेंट से आपको लग जाएगा कि 45 से ज़्यादा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियन है, वो छत्तीसगढ़ में पहले से ही तैनात है। अब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो माओवाद से प्रभावित है, और इन 14 में से 8 है वो बहुत गहरे स्तर पर इफेक्टेड है। अब आप देखिए, क्लियर है, यानी 8 काफी ज्यादा इफेक्टेड है। फिर इसके बाद कहा गया कि जो स्टेट है उसकी 22 आर्म्ड बटालियंस, यानी जो सशस्त्र बटालियन राज्य की होती है 22, वह भी इन्हीं जिलों में लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं माओवाद कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, और उसको रोकने के लिए सरकार की नीति, तो छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, सरकार की नीति, तो ये एग्जाम्पल के रूप में, यानी जब भी वामपंथी उग्रवाद और उसको रोकने के लिए सरकार की पॉलिसी पर आएगा, तो एक तरफ सरकार विकास करती है और एक तरफ सरकार क्या करती है, यानी सैन्य, मतलब जो है, यानी पुलिस कार्रवाई, त्वरित पुलिस अनुक्रिया, सॉरी सैन्य शब्द मत लिखिएगा, त्वरित पुलिस अनुक्रिया, ठीक है ना, रैपिड पुलिस एक्शन, ठीक है। तो अब रैपिड पुलिस एक्शन, विकास का यहाँ जिक्र नहीं है इस एडिटोरियल में, यहाँ पर हम पुलिस एक्शन कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पर दिया गया, इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसको बता के फिर बताता हूँ कैसे कैसे यूज करेंगे। सीआरपीएफ, स्पेशली यहाँ पर सीआरपीएफ की जो कोबरा यूनिट है, जो इसी प्रकार नक्सलवादी क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाई गई है, वो यहाँ पर पहले से ही लगी हुई। इसके अलावा स्टेट का जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है वो भी यहाँ पर लगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जो प्रभावित जिले हैं, इनमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड भी बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 14 जिलों में किस प्रकार से जो है सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई। किस लिए? टू काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला। अब जरा देखिए, यही क्वेश्चन है, यानी फ्यूचर का क्वेश्चन अगर कोई आया ऐसा कि वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास नीति के साथ त्वरित पुलिस अनुक्रिया को भी बढ़ावा दिया गया है, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, स्पष्ट कीजिए कुछ भी। तो अब आपके पास ये आप एग्जाम्पल, यानी आप दे सकते हैं छत्तीसगढ़, यानी त्वरित पुलिस अनुक्रिया कि छत्तीसगढ़ के 14 जिले और उसमें क्या क्या अटेम्प्ट हो रहे हैं, जिसमें करंट में ये अटेम्प्ट होने जा रहा है।
तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको एग्जामिनेशन में मजबूती दिलाती हैं, कम से कम आपकी सोच बढ़ती है कि हाँ, त्वरित पुलिस अनुक्रिया अगर आपको लिखना है, जो कि गृह मंत्रालय का आधिकारिक नीति है। क्या नीति? होम मिनिस्ट्री की नीति है कि वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में हमें 2 प्रारूपों पर काम करना है। पहला है, वहाँ सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, नक्सलवाद का कारण है, उसे हमें सामाजिक आर्थिक विकास से पाटना है। दूसरा क्या है कि क्योंकि बहुत से लोगों ने हाथ में हथियार उठा लिया है और इस प्रकार वो राज्य के विरुद्ध चले गए हैं, तो ऐसे में राज्य को त्वरित पुलिस एक्शन के द्वारा उनको जो भी हैं उनको सजा दी जाएगी, और या वो अपने आप को मतलब सरेंडर करेंगे तो उनको राहत मिलेगी। तो ये गृह मंत्रालय की पॉलिसी है। तो त्वरित पुलिस अनुक्रिया के तहत यह काम हो रहा है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बस्तर, तो ये बस्तर वगैरह एक मॉडल के रूप में आप यूज कर सकते हैं, एक मॉडल के रूप में, ठीक है ना। जैसे एक ऐसे आया था कि वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य ही हिंसा को जन्म देगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बिना, वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य ही क्या करेगी? हिंसा को जन्म देगी। तो ये सारी बातें हैं, तो मतलब अवश्य हिंसा को जन्म देगी। तो बस्तर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आज अगर वहाँ हिंसा है तो संभवतः एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि विकास की प्रक्रिया में ये क्षेत्र वंचित रह गए। अगर ये वंचित होते तो अगर ये वंचित हैं तभी यहाँ नक्सलवाद, यानी 14 जिले, क्यों पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं? इसलिए चूंकि ये 14 पिछड़े हैं, इसलिए इसमें है, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वितरण न्याय अगर नहीं होगा, आर्थिक प्रगति आप कितनी भी अर्जित करिए, हिंसा अवश्य रहेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम कहते हैं ना कि भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। छत्तीसगढ़ के सीएम कहते हैं कि तेजी से विकास करता हुआ राज्य, यानी कि प्रमाण है विकास के, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ना होने के कारण आज ये समस्या बनी है और समस्या गहरे स्तर पर व्याप्त हो गई, जिसका समाधान केवल विकास से नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें त्वरित पुलिस अनुक्रिया भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी बात यहां पर लिखी गई। अब देखें, अब कहा गया है कि जो देखिए बस्तर में क्या करा जाए। बस्तर में कई केंद्र ऐसे हैं जहां पर अभी सुरक्षा वैक्यूम है, सिक्योरिटी वैक्यूम है, यानी दक्षिणी बस्तर जो साउथ बस्तर है और अबूझ माड़ एरिया, ये दोनों नाम याद रखिएगा। साउथ बस्तर और अबूझ माड़ के बारे में कहा गया ये पॉकेट्स हैं। पॉकेट जैसे आप कहते हैं ना जेब, लेकिन यहां पर पॉकेट्स का मतलब आप लिखिए केंद्र। तो ये कहा गया कि दक्षिणी बस्तर और अबूझ माड़ में अभी भी क्या है? सिक्योरिटी वैक्यूम है, यानी यहां पर भारत के जो सशस्त्र बल है यहां पर अभी भी इनकी पहुंच नहीं है। तो इसी का इस्तेमाल माओवादी करते हैं एक बेस स्टेशन के रूप में, यानी इन स्थलों का इस्तेमाल एक बेस स्टेशन के रूप में करते हैं अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी सुरक्षा बलों के खिलाफ मोबाइल वार छेड़ने और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन जो एक्शन करती है उसके लिए ये पॉकेट आधार क्षेत्र है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी ये कौन से? दक्षिणी बस्तर और अबूझ माड़ क्षेत्र। फिर से मैं बता रहा हूं इसका, यानी यहां पर सशस्त्र बलों की उपस्थिति नहीं है, ये पॉइंट जरूर याद करिएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल माओवादी अपने एक जो है बेस स्टेशन के रूप में करते हैं और मोबाइल वार छेड़ते हैं, गुरिल्ला वार करते हैं। अब देखिए मोबाइल वार आ गया, यही मैं कह रहा था कि अभी हम लोग सीखेंगे मोबाइल वार क्या होता है। या एक पॉइंट में अगर मोबाइल वार को हम समझना चाहें, जैसे मिलिट्री वॉर करती है ना, जैसे आपकी मिलिट्री वॉर करती है सेम उसी प्रकार से, यानी टैक्टिकल वॉर करते हैं, रणनीतिक वॉर करते हैं, रणनीतिक युद्ध करते हैं, बिल्कुल आर्मी की तरह। वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, यानी कि आमने सामने की लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसमें फिर ये मोर्चे खोलते हैं, जैसे आर्मी मोर्चा खोलती है, एक जगह वार कर रही है, दूसरी जगह मोर्चा खोलेगी, इस मोर्चे से बढ़त ले ली जाए, या कोई और मोर्चा खोलेगी, मोर्चे के बाद मोर्चा खोले। सेम ऐसे ही ये भी मोबाइल वार की संकल्पना पूर्णतः, ठीक है ना। तो ये उसके लिए बेस होते हैं, इसीलिए इस एरिया में 5 सीआरपीएफ की बटालियनें और लगाई जा रही, जिससे वो मोबाइल वार के रूप में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है मोबाइल वार। गुरिल्ला वार उतना खतरनाक नहीं होता, चूंकि ये छुप छुप के चलता है, कभी कभी चलता है, बट मोबाइल वार बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ये है। और माओवादी कहा गया अभी भी इस एरिया में जो आदिवासी हैं उन पर पर्याप्त नियंत्रण का आनंद लेते हैं।
तो अब बेनिफिट क्या होगी, यानी जो 5 बटालियन और भेजी जा रही है इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ आप ये बटालियन मत पड़ेगा, आप ये बढ़िए अब बेनिफिट्स ऑफ मोर फोर्सेस, यानी कि ये नक्सलवाद को या वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका जो रोल होता है उस पर भी प्रश्न आता है, तो भी आप इसको यहाँ से आपको फायदा मिलता है। तो ऑब्वियस है अगर अधिक बल होगा तो जो है जो माओइस्ट का मूवमेंट है वो प्रतिबंधित होगा, उसको उसमें गिरावट आएगी। और जो मोबाइल युद्ध है यानी जो डायरेक्ट वॉर करते हैं वो गुरिल्ला वॉर में बदल जाएगा, जैसा कि वो पहला करते आ रहे हैं। मोबाइल वॉर यानी टैक्टिकल वॉर होता है जिसमें ये नुकसान पहुंचा देते हैं। टैक्टिकल वॉर का मतलब नहीं जैसे लैंड माइन बिछा दिया, उसके पीछे इनकी आर्मी खड़ी है, एक तरफ आप लैंड मतलब जो है इससे गए, ये फटा, इससे नुकसान हुआ, तब तक जो बचे कुचे पीछे से इन्होंने हमला कर दिया। तो मोबाइल वार को रोकना सबसे बड़ी रणनीति है। तो ये याद रखिएगा, ये सब शब्द वहां लिखेंगे, मोबाइल वार, गुरिल्ला वार, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहां से आप देख सकते हैं ये मोबाइल वारफेयर, ये गुरिल्ला वारफेयर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। यानी इसमें क्या किया जाता है, ये मिलिट्री डिसीजन की तरह है थ्रू द टैक्टिकल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। टैक्टिकल यानी इनकी जो फोर्सेस है उसका टैक्टिकल मूवमेंट, बिल्कुल आर्मी की तरह। ठीक है ना। ज्यादा फोर्सेस होंगी तो क्या होगा, यानी कि सुरक्षा में सुधार होगा, सड़कें बिछाई जा सकती हैं, मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं, बिजली के खंभे, वित्तीय समावेशन, मनरेगा के कार्य चलेंगे, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ियों को खोला जा सकता है। यानी ये विकास के कार्य। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है बच्चों। यानी जब फोर्स जाएगी, यानी अगर पूछ ले, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, चूंकि यूपीएससी थोड़ा इनोवेशन पे चलता ही चलता, अगर आपसे पूछे वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में, वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में अधिक सशस्त्र बल नियोजित करने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा। ठीक है ना। इस बेस पर कोई प्रश्न आए या ये पॉइंट आपको लिखना हो तो आप देख सकते हैं कि अधिक जब आएंगी तो स्वाभाविक है कि जब फोर्स अधिक हो जाएगा तो आमने सामने की लड़ाई ये लड़ नहीं पाएंगे, टैक्टिकल वार ये कर नहीं पाएंगे जो मोबाइल वार है, तो फिर ये गुरिल्ला पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आर्मी रहेगी, नए नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना खोजी जाएगी, बोरवेल खोदे जाएंगे। बोरवेल का मतलब नहीं होता जैसे एक प्रकार समझिए गड्ढा, और फिर उसमें क्या हो जाएगा, सुरक्षा शिविर वगैरह लगाया जा सकेगा, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। फिर क्या कहा गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पूरा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यानी कि उनके आने से सैन्य विकास भी हो रहा है, यानी सैन्य कंट्रोल भी बढ़ रहा है, प्लस विकास के काम भी। तो यानी पुलिस अनुक्रिया से केवल पुलिस वाला काम नहीं होता, उसके साथ विकास भी आगे बढ़ता है। इसलिए यह डिप्लॉयमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदू में इस पर इतना विस्तृत दिया गया है। फिर इसके बाद क्या होगा, पंचायतों के इलेक्शन वगैरह बेहतर ढंग से हो सकेंगे, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बेहतर शिकायत निवारण भी हो जाएगा। तो इन सब से जो वामपंथी समर्थन है उस समर्थन में कमी लाई जा सकेगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको और ये कहा गया है कि आपको कितना सतर्क रहना है, यानी रणनीति पर सतर्क रहना है, जो उनकी टैक्टिक्स है उस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है ना, वो हमेशा से जब भी आप नए सुरक्षा शिविर बनाते हैं उस पर वो हमला कर देते हैं। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद ठीक है ना, ये कहा गया कि जो गांव वाले हैं उनका आप बेहतर ढंग से यूज़ करें, कि मतलब उनके अंदर एक विश्वास बनाएं जिससे कि वो आपके सहयोगी के रूप में आए। ठीक है ना। तो ये सारी कहा गया, क्योंकि अतीत में बहुत सी हिंसा देखी गई है जब भी कोई नई पहल स्टार्ट होती है। तो आप ये माओवाद वाला कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इज अ पर्सन्स एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये अच्छा किसी व्यक्ति का पता सार्वजनिक जानकारी है क्या, किसी व्यक्ति का पता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर मेरा पता, मान लीजिए कि मेरा पता है या आपका पता है, इसको कोई मंत्रालय क्या करे, मतलब हम उसको अपने वेबसाइट पर डाल दें, और फिर हमारा पता, हमारा फ़ोन नंबर पा के और हमें कोई थ्रेटन करे, हमें कोई
धमकी दे तो उसके ऊपर है। क्या किसी व्यक्ति का पता सार्वजनिक जानकारी है, यानी ऐसा है। घटनाक्रम क्या हुआ, एक्टिविस्ट है, कौन, किस चीज के, आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले जी, ठीक है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी वेबसाइट पर श्री गोखले के संपर्क विवरण को हटाने का आदेश दिया। क्या दिया है कि श्री गोखले के संपर्क विवरण को हटाने का आदेश दिया, यानी कि पूरा का पूरा उनका संपर्क विवरण आ गया था तो उसको हटाने का आदेश दिया गया है। अब आप देखिए इसी विषय पर एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है, इसी विषय पर, ठीक है, यह एडिटोरियल लिखा गया है और इसमें क्या क्या बातें हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं। यानी आरटीआई पर आप एक प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छा टॉपिक है। अब देखिएगा, उनके पते का पता तब चला जब उनके द्वारा दायर आरटीआई मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई, यानी कि उन्होंने कोई आरटीआई दायर की थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और फिर उनकी जानकारी मतलब जो उन्होंने मांगी उसको देते हुए, और उनका पता वहां पर वेबसाइट पर आ रहा था कि इन्होंने मांगी और इनका एड्रेस ये, इनका फ़ोन नंबर ये। फिर इसके बाद इनके फ़ोन के ऊपर बहुत सी धमकी वाली कॉल आने लगी, तो फिर ये कहा गया साकेत गोखले बम्बई हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि भाई उनका संपर्क विवरण हटा दीजिए। अब इसी बात पर यहाँ चर्चा है और अच्छी चीज़ है, यही सब यूपीएससी में आपको जैसे आरटीआई पे जब आप लिखते हैं तो ये एक अच्छी डिबेट हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी तक ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो एक्शन रहा बिल्कुल डिफरेंट रहा। क्या रहा, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो भी अभी तक रहा वो बिल्कुल डिफरेंट। क्यों, क्योंकि एड्रेस इन पब्लिक रिकॉर्ड, यानी सार्वजनिक रिकॉर्ड में पतों की स्थिति, सार्वजनिक रिकॉर्ड मतलब सरकारी रिकॉर्ड में, तो इसमें कहा गया है कि यानी भारतीय कानून के तहत लोगों का निवास, मान लीजिए एक्टिविस्ट है उनका, आपका, मेरा, या कार्यालय के पते को कभी भी निजी नहीं माना गया, यानी उसको पब्लिक किया ही जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है आप देख सकते हैं, तो ये बात आ रही कि यहां पर स्थिति अलग है। एग्जाम्पल, जैसे आप पीछे देखें तो जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी तो उसमें जितने भी लोग होते थे उनका नाम, उनका पता, उनका फोन नंबर होता था। जो चुनावी वोटर लिस्ट होती है, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, एफआईआर के जो मामले होते हैं, तो इसमें तो नाम, टेलीफोन नंबर ये सब होता ही होता है। फिर इसके बाद जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके जो लाभार्थी होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान ने जो जन सूचना पोर्टल बनाया है तो उसमें जितने भी लाभ प्राप्त करता है उनकी पूरी सूचना जो है अवेलेबल है, ये कहा गया। फिर इसके बाद कहा गया कि जो एड्रेस होते हैं क्यों पब्लिक रिकॉर्ड में डिस्प्ले किए जाते हैं, जिससे कि भाई लाभार्थियों के बारे में इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जा सके, यानी कोई करप्शन ना हो, घोस्ट बेनिफिशरीज यहां ना आ जाए, यानी कौन आ जाए, घोस्ट यानी भूत लाभार्थी ना आ जाए। शासन प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए, तो ये यहां पर कहा गया। फिर इसके बाद आते हैं आरटीआई वर्सेस प्राइवेसी, कि आरटीआई एक्ट में, भारत के सूचना अधिकार कानून में, क्या प्राइवेसी को किस रूप में देखा गया। तो इसमें कहा गया कि आरटीआई अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी जानकारी को नागरिकों के साथ साझा किया जाना चाहिए, यानी कि आप नागरिकों के साथ साझा करो। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस पर अपनी निगाह बनाए रखिएगा कि वस्तु स्थिति कुछ और है, याद रखिएगा वस्तु स्थिति कुछ और। अब इस पर चर्चा होगी आगे भी। अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत कुछ छूट की चर्चा है, यानी कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं। क्या है, 8 और 9 के द्वारा कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, यानी कि नागरिकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब तक कि इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत छूट नहीं दी जाती है, यानी आपको साझा करना पड़ेगा, लेकिन 8 या 9 के तहत, तो जिसमें 8 का यहां पर जिक्र किया गया है इस एडिटोरियल में, 8(1)J यानी 8(1)J का जिक्र किया गया है। इसके तहत कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा
नागरिकों के साथ जानकारी को साझा किया जाना चाहिए। अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट मांगता है तो स्वाभाविक है वो सारी जानकारी दीजिए, और जिसने मांगा उसके बारे में भी जानकारी, यहां पर यही भाव निकल करके आ रहा है। अब आइए देखते हैं आरटीआई कानून की धारा 81J क्या है। यह ऐसी सूचना के खुलासे से छूट देता है जो निजी सूचना से संबंधित, यानी आपकी निजी सूचना से संबंधित है, और जिसके खुलासे से किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित का कोई संबंध नहीं है, या जिससे व्यक्ति के निजता का अवांछित उल्लंघन होगा। तो वो कहता है कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप सूचना दे सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जब तक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, यानी कि लोक सूचना अधिकारी जो आरटीआई के लिए जिम्मेदार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सबसे बड़ा प्राधिकारी होता है, या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय जो संस्था है, जैसा भी मामला हो, इससे संतुष्ट ना हो कि ऐसी सूचना के खुलासे में व्यापक जनहित है, तब तक इस तरह की किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाए। अब देखिए यही है, यानी अगर ये जो प्राधिकारी हैं इनको आभास हो जाता है कि इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, तब आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्य परिस्थिति में आप दे सकते हैं। तो अधिनियम की धारा 81J चर्चा में है, इस पर अपनी निगाह बनाए रखिएगा, ठीक है। यानी कुछ कंडीशंस हैं यहां पर। तो ये आपका ये टॉपिक भी आपका होता है। अब इसके बाद है आपका अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक आपका वन लाइनर न्यूज, कुछ खास आई नहीं है इस बीच। तो ये आ गया आपका आपकी आज का अंतिम एडिटोरियल, जो कि ठीक एडिटोरियल है। और अब जो किसानों का पूरा विरोध हो रहा है, क्या है, किसानों का जो पूरा विरोध हो रहा है, वो यहां पर अब हम लोग देखने चलते हैं क्या क्या इसमें स्थिति है। चलिए, द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड, क्या है, द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट, यानी जो सरकार बिल लेकर के आई है तो उसमें क्या बातचीत हो रही है। जो किसानों का विरोध है, जो एक बड़ा विरोध है, आप देख सकते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब कितना, और सरकार ने अब मिलने के लिए पूरा जोर भी लगा दिया है कि ठीक है इनसे मिला जाए। अक्रॉस इंडिया में जो हो रहा है फार्म एक्ट के विरुद्ध, तो आप याद रखें, यानी केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े स्तर पर, ठीक है ना। अब क्यों किया जा रहा है, तो पहले मैं कुछ बातों का जिक्र आपसे करता हूं। यानी जो फार्म अधिनियम है उसमें इस एडिटोरियल में कहा गया, बच्चों जरा ध्यान से पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, इस एडिटोरियल में यह कहा गया है कि सरकार जो फार्म एक्ट लेकर के आई है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ईपीटीसी एक्ट, यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी एफपीटीसी एक्ट जो है, इसका जिक्र करते हुए कहा गया कि ये जो लाया गया है, तो सरकार का कहना है कि इससे क्या होगा कि जो मध्य है, यानी जो मिडिल मैन, जो बिचौलिए होते हैं, वो किसानों और जो खरीदार है उसके बीच में नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि जो कृषि उत्पाद है उसकी प्राइस बढ़ेगी और किसानों को आय होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन अब फार्मर्स क्या क्या चिंता करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। यानी अब फार्मर्स क्या क्या चिंता कर रहे हैं वो पहले आप नोट कर लीजिएगा, इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है। मैं कई पॉइंट्स में आपको ये बात करूंगा। फार्मर्स की चिंता क्या, फार्मर्स क्या कहते हैं। पहला, वो कहते हैं कि अगर कृषि बाजार में कारपोरेट्स आ जाएगा तो जो कृषि उत्पाद की कीमतें हैं वो गिरेंगी, कृषि उत्पाद की कीमतें गिर जाएंगी, उनका अपना तर्क है। और फिर इसके बाद उससे भी बड़ा डर है, ये देखिए सेकंड पॉइंट में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार खत्म कर देगी। ठीक है, क्यों खत्म कर देगी, क्योंकि इस बिल के जरिए, ये जो बिल है
ईपीटीसी एक्ट, इसके जरिए यानी कि अब किसान एपीएमसी के बाहर भी, यानी एपीएमसी के बाहर भी क्या कर सकते हैं, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि उपज मंडी समिति से बाहर भी कृषि कारोबार कर सकते हैं। यानी अब उनको बाध्यता नहीं होगी कि एपीएमसी में ही आकर के वह खरीदें। ठीक है ना। अब आप याद रखें, तो किसानों को यह सबसे बड़ी चिंता है, ये वाली, यानी मंडी के बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया। और किस आधार पर हुआ है, यह अनुमान किया गया, यानी कि अब आप समझिएगा, इस एक्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इस एक्ट में यह उम्मीद की गई, मतलब सोचा गया कि जो एपीएमसी होते हैं इनकी क्या हो गई है, ये एकाधिकारवादी प्रवृत्ति वाले हो गए। ऐसे में इस एक्ट के द्वारा इन एपीएमसी की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को क्या किया गया है, नियंत्रित करते हुए किसानों को एपीएमसी मार्केट के बाहर भी अपने कृषि उत्पादों को बेचने की बातचीत कही गई, जिससे मिडिलमैन, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाए। अब आप देखिए, लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई समस्या हमने पढ़ी, किसान कह रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती। ठीक है ना। अब जरा इस तर्क को समझिएगा कि इसका एपीएमसी का न्यूनतम समर्थन कीमत से क्या संबंध है। अगर आप समझे होंगे तो अच्छी बात है, अभी तक अगर नहीं समझे हैं, यानी कि पीछे जो भी आपने जहां से जैसे पढ़ा, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आप समझने जा रहे हैं। यानी ये कहा गया है कि जब मंडी से बाहर ट्रेड एरिया है, यानी एपीएमसी मार्केट से बाहर भी ट्रेड एरिया, तो मंडी के अंदर जो लाइसेंसिंग ट्रेडर हैं, मंडी के अंदर, याद रखिएगा, ये जो एपीएमसी है इसके अंदर भाई जो भी काम करेगा ट्रेडर, उसके पास एक लाइसेंस होता है। तो लाइसेंसी ट्रेडर जो है वो किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। जरा याद रखिएगा, क्यों किसान कह रहे हैं कि ये सरकार की चाल है एमएसपी को खत्म करने की, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी। तो जो एपीएमसी मार्केट के अंदर, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता है, जो ये मिडिलमैन का काम करते हैं, तो ये किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं। लेकिन अगर बाहर को भी खोल दिया गया है, तो याद रखिएगा, यहां पर बाहर आप जिनसे भी, यानी मान लीजिए कारपोरेट आपका, जैसे जो भी रिलायंस फ्रेश और इस प्रकार के लोग, तो यहां पर अगर आपसे ये खरीदते हैं, ध्यान रखिएगा, ये खरीदते हैं, कारपोरेट अगर खरीदता है, यहां पर एमएसपी को, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। यहां एपीएमसी मार्केट में एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। यह बेंचमार्क है, आधार मार्क है, यहां पर बेंचमार्क नहीं है। इसीलिए देखिए क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, फार्मर्स क्या कहते हैं कि फार्म गेट प्राइसेस वुड फॉल विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ कारपोरेट प्रेजेंस इन एग्रीकल्चर मार्केट। यानी क्या हो जाएगा कि कीमतें गिर जाएंगी, क्योंकि भैया एमएसपी अब ये तो इनके हाथ में होगा, ये कैसे लेते हैं। तो ये किसानों का तर्क है। एक बार बताएं मुझे, समझ गए आप लोग? ठीक है, ये इनका तर्क है। अब पहले मैं किसानों की और समस्याएं, पहला आई होप आप अच्छे से समझ गए। दूसरा, सरकार ने जो ये एक्ट लेकर के आई है, कहीं भी उसमें यह नहीं कि मंडियों को खत्म कर रही, मंडियों को वो सरकार खत्म नहीं करना चाह रही, ये सरकार का तर्क। लेकिन किसान इस बात का अंदाजा लगा करके डरा हुआ है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहां पर क्या हो गया, अब क्या हो गया, किसान इधर डरा हुआ एमएसपी के लिए, और इधर जो आपके एपीएमसी में जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यवसाय का काम करते थे लाइसेंस लेकर के, ये अपनी स्थिति कमजोर होने से डर रहे हैं। तो अब इधर ये मिल गए और इधर ये मिल गए, दोनों अगर मिल गए, आंदोलन को खड़ा कर दिया। आई होप आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। फिर तीसरा जो इसका विरोध है बच्चों, ये मैं बता करके फिर आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा जो इसका पॉइंट कहा जाता है कि ये
इससे वन कंट्री टू मार्केट वाला सिस्टम हो जाएगा। वन कंट्री टू मार्केट, समझ गए बच्चों? यानी देश एक है लेकिन मार्केट दो हो गए, तो वन कंट्री टू मार्केट, यानी देश एक है, एक एपीएमसी वाली मार्केट और एक ये कारपोरेट वाली बाहर वाली मार्केट। अब आप देख सकते हैं, अब यहां पर समस्या यह है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझिएगा कि जब एक कंट्री टू मार्केट हो जाएगा, यानी एक मंडी में एपीएमसी वाले में और एक बाहर, तो अब देखिएगा, अब आपको यहां से सीखने को मिलेगा कि आखिर पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध सबसे ज्यादा, और पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है, जरा देखिएगा। केवल किसान नहीं कर रहे, पंजाब की सरकार भी कर रही, जरा सीखिए क्यों कर रही। तो भाई जब मंडी दो मार्केट हो जाएंगी तो मंडी के अंदर तो टैक्स लगेगा, यानी राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसमें से मतलब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। तो पंजाब सरकार मंडी पर जबरदस्त टैक्स लेती है, चूंकि भाई बड़े किसान है। तो मंडियों के अंदर तो आपको टैक्स मिलता है, यानी क्या मिलता है, टैक्स मिलेगा, बट मंडी के बाहर टैक्स नहीं मिलेगा, यह पॉइंट याद रखिएगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, यानी अभी तक मंडी के बाहर जो एग्रीकल्चरल ट्रेड हो रहा है और जो सरकारी व्यवस्था, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि मंडी के अंदर 6 से 7% का टैक्स लगता है। तो अब आप देख सकते हैं, समझ में आ गया बच्चा? वन कंट्री टू मार्केट, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब किसान क्या कह रहे हैं कि जो ये व्यापारी या अड़तिया, अब आप ध्यान करें, चौथा पॉइंट आ रहा है कि जो ये जो ट्रेडर है पीएमसी एक्ट वाला, अब इसको मंडी में 6 से 7% का टैक्स देना पड़ेगा, और इसके पास मंडी का बाजार भी है, और इनडायरेक्टली वो किसी और के अपने परिवार या अपने सहयोगियों के द्वारा बाहर के मार्केट में क्या करेगा, वो इंटरबीन कर देगा। यहां से वो खरीदेगा ही नहीं एमएसपी वाली, वो यहां जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, यानी ये मिडिल मैन बाहर निकल जाएगा, और वहां क्या करेगा कि टैक्स के बिना जब उसे सामान मिल रहा है तो उसको खरीदेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना। इससे क्या होगा, ये जो मंडी व्यवस्था है ये पूरी तरह हतोत्साहित हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, और अगर ये मंडी व्यवस्था के तहत मंडी समितियां होती हैं, ऐसे में मंडी व्यवस्था अगर हतोत्साहित हुई तो मंडी समितियां जो हैं ये भी हतोत्साहित हो जाएंगी। और मंडी समितियां क्या करती हैं, सरकार पर समय समय पर दबाव बनाती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो एक प्रेशर ग्रुप, धीरे धीरे मंडी समितियां कमजोर हो जाएंगी और किसान क्या हो जाएगा, पूर्णतया मार्केट के हवाले हो जाएगा, जहां अनिश्चितता है। हो सकता है उसकी उपज का सरकार द्वारा, मतलब उसकी उपज का रेट सरकार द्वारा तय कीमत से ज्यादा मिल जाए, या ये हो सकता है कम मिल जाए। ये कोई नहीं कह रहा कि कम ही मिलेगा, ज्यादा मिल जाए। अब देखिए किसानों की चिंता, तो मेरे प्यारे बच्चों चौथी चिंता, इसको एक दो बार आप लोग एडिटोरियल को जरूर सुनिएगा, तब आपको और मजा आएगा। ये आखिरी वाला अगला, अब पंजाब और हरियाणा के किसान, अब आप याद देखिए, पंजाब और हरियाणा में किसान तो कर ही रहे, अब देखिए राज्य सरकारें भी आ गई। राज्य सरकारें वो क्यों चिंता में, पंजाब और हरियाणा, विशेषकर पंजाब और हरियाणा। तो यानी इन सरकारों के अंदर यह भय है कि अगर ये जो निजी खरीदार हैं ये सीधा सीधा बाहर, यानी इन मंडियों के बाहर खरीदारी करेंगे, याद रखिएगा, इनसे खरीदेंगे, तो यहां पे जो टैक्स मिलता है 6 से 7%, वो इनको मिलेगा नहीं, और वो मिलेगा नहीं तो इनके पास जो स्टेट जीडीपी है उसमें कहीं न कहीं कुछ टैक्स का जो हिस्सा होता है उसमें कमी आएगी, विकास कार्यों में इनको समस्या होगी। तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार, इसलिए वहां पर शासन मौन है, लेकिन पंजाब में है नहीं, तो वहां पर स्थिति आ रही। तो आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए बच्चों, ठीक है ना। एक बार आप बताएं मुझे, क्या समझ पा गए कि एपीएमसी वर्सेस ये जो बिल आया है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, तो ये आप अच्छे से समझ पाए कि एपीएमसी और बाहर दोनों मार्केट, दोनों में द्वंद्व जो है, सबका तर्क एक बार मुझे बताएं, क्या ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है।
तो इसको एक दो बार और भी समझिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहां से। फिर इसके बाद क्या है, किसानों को मंडियों के बाहर बेचने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। यही सारी बातें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो जो मैंने आपको बता दिया वो सारी बातें यहां पर इंग्लिश में लिखी, मैंने हिंदी में बता दिया। तो प्लीज ये मत आप लोग सोचिए कि मैंने पूरा हिंदी में ही डिस्कस किया, ठीक है ना। अब इसके आते हैं अ मिसगाइडेड पॉलिसी दैट कट्स डीप इनटू पे, अरे अब वो सब हो गया, पेशेंट वगैरह, कोविड वगैरह कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं बच्चों। तो आज आपकी क्लास यहीं पर, ये पूरा कोविड और ठंडी आ जाएगी तो कोविड कैसे चलेगा। तो ये सारे एडिटोरियल्स आज के रहे बच्चों, कोई खास न्यूज़ भी नहीं है। न्यूज़ में है सेंटर ने इनवाइट कर लिया है फार्मर यूनियंस को, किसके लिए, बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं फार्मर यूनियंस बातचीत के लिए आमंत्रित। फिर जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहा गया है कि सीमा पर आतंकवाद, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एसटीओ पर। कोई मतलब नहीं बच्चों, देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आ गया, ठीक है। हेल्थ पर फोकस रही। और कल से आप प्लीज एक बार मेरे कहने से, मैंने हालांकि एक दो बार कहा लेकिन मैं कर नहीं पाया, खरा नहीं उतर पाया, लेकिन कल आप 8:30 से 9 बजे के बीच में सुबह प्लीज चेक करिए। कल से हम अपने रूटीन पर वापस आ रहे हैं, अपने रूटीन पर हम वापस आ रहे हैं, ठीक रहेगा। और कल से ज़बरदस्त ढंग से चीज़ें फिर से अपने रूटीन में, यानी सुबह ही करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर सुबह हम हिंदू नहीं करते हैं तो ऐसे लगता है कुछ हुआ नहीं है। तो आप विश्वास करिए, मुझे भी लगता है कुछ नहीं हुआ मुझे भी लगता है कुछ नहीं हुआ। तो कल कई बारी मैं मिलूंगा, सुबह हिंदू में मिलूंगा, उसके बाद अब कल अग्रिम पर एक्टिव हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल से अग्रिम पर एक्टिव हूँ और अच्छे प्लान के साथ आ रहा हूँ। तो कल से अग्रिम पर मैं एक्टिव रहूँगा, यानी यूट्यूब पर मेरा एक्टिवेशन थोड़ा बढ़ेगा, पूरा नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जैसे पिछले महीने एकदम से एक्टिव नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ। मैंने पहले ही बताया मेरे पास कुछ मेंस के बच्चे हैं, कुछ का मतलब ठीक ठाक बच्चे हो गए हैं, तो मैं इन पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। ये महीना थोड़ा सा कम, मतलब पिछले महीने से ज़्यादा एक्टिव रहूँगा अग्रिम पे, ठीक है। लेकिन जनवरी से एकदम भयंकर एक्टिव, यानी तब मेंस वालों का मेंस हो चुका रहेगा, पूरा आप ही जो है मेरी रणनीति में रहेंगे और पूरा फोकस प्रीलिम्स पे रहेगा, ये ध्यान करेंगे। बट कल से अग्रिम पर मैं मतलब 100% एक्टिव आपको मिलूंगा, ठीक है। नहीं आज बेटे हो नहीं पाएगी, क्योंकि आज तो मेरी वो है ना, अब 9 बजे मेरा मेंस वालों का बैच चलता है प्लस पे, तो आज मेंस वालों का बैच है, वो तो पूरा हफ्ते भर चलता है बेटा, मंडे टू संडे एक भी छुट्टी नहीं है, रात को 9 बजे कल से स्टार्ट हो जाएगा सब आपका, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। और एक चीज़ और, स्पेशल क्लास अब आप लोगों को डेली करनी है। कल मेरी स्पेशल क्लास मैं सुबह ही बता दूंगा कितने बजे रहेगी, ठीक है। स्पेशल क्लास MCQ करा रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ जो मेरी पुरानी स्पेशल क्लास है वो भी देखिए, सुपर 10 और सुपर 10+5 के नाम से क्लासेस है, उनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। प्रीलिम्स की ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, टर्मिनोलॉजी और ये, और मैंने पहले ही कहा मेरी स्ट्रेटजी में मैंने 1-2 महीने में बड़ा चेंज लाया है, क्योंकि मैंने जो भी मुझे पता लगा कि जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक मुख्य परीक्षा का कोई मतलब नहीं, तो प्रीलिम्स पर पूर्णतः फोकस, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, जय हिंद और गॉड ब्लेस एवरीवन। बहुत बहुत आभार आप सबका। मिलते हैं कल बच्चों 8:30 से 9 के बीच में सुबह, प्लीज़ आप मुझे कैच करिएगा इसी चैनल पर अग्रिम पर। कुछ बातचीत आप लोग करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी अगर आपकी नीड हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्टिव हो रहा हूँ। एक बार आप लोग आज वाले लेक्चर पर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं स्टाफ को बोल दूंगा, मैं तो बच्चा देख नहीं पाता हूँ। तो एक बार क्या होगा, जैसे मतलब कितना, या आज मैं खुद देख लूँगा कि कितना जो है, मतलब आप लोग क्या क्या चाहते हैं प्रीलिम्स के रिकॉर्डिंग। मैं प्रीलिम्स पर फोकस हो चुकी है, अगली बार ज़बरदस्त प्रीलिम्स पे काम पूरा। तो कुछ चीज़ स्पेशल चाहिए। कल का बच्चों याद रखिए, कल आस्क मी एनीथिंग सेशन रख रहा हूँ,
कल आप लोगों से बातचीत करूँगा, और जो मेरी थी ना मेरे प्यारे बच्चों के सवाल, तो कल वही रखूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग बातचीत करेंगे, आपके क्वेश्चन लूँगा और बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। आज तक जो भी था हिंदू या किसी चीज़ का, कल से बोर्ड पर ही स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि हैंग होने का खतरा बोर्ड पर था, इस वजह से मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, लेक्चर जो है बाधित हो जा रहा है जब भी मैं बोर्ड पे पढ़ाने आ रहा हूँ। कल तो इस पे भी बाधित हो गया था, तो कुछ टेक्निकल इशू आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सिस्टम के साथ है, सभी चैनल हमारे प्रभावित हैं, तो उसके कारण से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए बैठ के करा रहा हूँ। बाकी मैं खड़े होकर ही पढ़ाऊँगा, आप उसकी चिंता ना करें। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच।